मुझे एक दिन एक कोरियर आया। जब मैंने उस पैकेट को खोला तो उसमें से एक वसीयत के पेपर, एक चिट्ठी निकली जिसकी ने अपनी सारी वसीयत मेरे नाम लिख दी थी, जिसे मैंने जानता भी नहीं था। उस चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम और पता भी लिखा हुआ था। अब मैं उस पते पर पहुंचा तब उसी वसीयत का व्यक्ति मिला जिसने अपनी सारी वसीयत मेरे नाम कर दी। मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था, फिर क्यों उस व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मेरे पूछने पर उस व्यक्ति ने मुझे एक सुनाई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम आदित्य है, मैं पैसे से एक वकील हूँ। मेरी शादी के 3 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी का नाम और रमा है और 1 साल का बेटा भी जिसका नाम ऋतिक है। मैं मेरी पत्नी और माँ के साथ रहता था। अभी 6 महीने पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ। मेरे दादा दादी का देहांत था, वो काफी समय हो गया था। मेरी माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी माँ इस दुनिया के जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। ऐसे समय पर मेरी पत्नी ने मुझे संभाला। अपनी पत्नी के प्यार और अपनेपन से ही मैं माँ के जाने के गम को बाहर आया। एक दिन सुबह के करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती। घंटी आदित्य अपनी रमा को कहता है, जाओ कि किचन में काम कर रही थी। अरे रमा, जरा देखो कौन है। मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। रमा किचन से बाहर आकर मेन गेट पर जाती है और दरवाजा खोलती तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ निमिना अग्रवाल। रमा पैकेट लेकर आदित्य को दे देती है और फिर से किचन में चली जाती है। आदित्य अपना काम पूरा करके जब वह पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आदित्य पेशे से वकील है तो वह देखते ही समझ गया था वह यह वसीयत के कागज है, पर उसके पास किसने भेजे और क्यों, किसका जिज्ञासा और कब बढ़ जाती है जब वसीयतनामा उसके नाम पर होता है। उसने कागज पूरी तरह पढ़ा शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था, तभी साथ में एक आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रत्यय, यह मेरा पूरे तुम्हारे लिए पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मैं प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा हूँ, इसलिए आज मैं ये अपना जो भी है सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करके हो सकता है मैं मुझे शांति मिल जाए। बेशक मैं क्षमा के काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पीके गुप्ता कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहे हो और यहाँ किस पछतावे की बात कर रहे हो और यह मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आदित्य ने दिमाग के कई सवाल उठाने लगे। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर वह इस नाम के व्यक्ति को जानता नहीं था। तब तक हम रमा भी किचन के काम करके आदित्य के पास आकर बैठ गए। आदित्य को इतना सोचे में गुम परेशान देखकर रमा पूछने लगी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या आया है इस पैकेट में? किसने भेजा था? वह रमा ने एक साथ आदित्य के कितने सवाल पूछ डाले। रमा को पूछने पर उसने रमा को सारी बात बताई। रमा सारी बात सुनकर हैरान रही। कौन हो सकता है वह जिसने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर लिखी है? आप कह रहे हैं कि आप उसको जानते नहीं, तो यह माजरा क्या है? मैं भी तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि कोई अपनी संपत्ति मेरे नाम क्यों करेगा। जरूर इसके पीछे कोई न कोई राज है जिसका हमें पता लगाना होगा। दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर गुप्ता का फोन नंबर और पता देखकर सारी बातें पता करनी चाहिए। उसने मिलने के बाद वह दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य को अपना फोन नंबर उसके पास जो वापस आए तो उस पर से आसानी से मिल गया। उसने तुरंत गुप्ता जी को फोन मिलाया तो उसकी किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद उस नंबर पर आदित्य ने कितनी ही बार फोन किया मिलाया, परंतु कोई नहीं उठा गया। उनको फोन न उठाने के कारण आखिरकार वह गुप्ता जी से मिलने के लिए घर पहुंच गया। वह अकेले गुप्ता जी मिलने के लिए आया था। रमा को वह अपने साथ नहीं लाया था। अभी बेटा छोटा था, उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि अब वह चलने लगा था तो गोद में बिल्कुल भी नहीं टिकता था। गोद में से उतर कर इधर उधर भागता रहता था और पता नहीं यह गुप्ता जी के जी थे कौन। आदित्य गुप्ता जी के घर पर पहुंचे गया। घर पर कोई नहीं था, पर वह एक दरबान था जिसने बताया कि वो तो सिटी अस्पताल में एडमिट है। आदित्य सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसका जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। आखिर माजरा क्या? आखिर कौन है के गुप्ता जी? हॉस्पिटल में गया एडमिट है, क्या हुआ उनको? इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते गाड़ी चलाने हुए वह हॉस्पिटल पहुंचकर उसका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाजा खोलने और उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का मरीज दिखता है। उस मरीज की हालत ठीक नहीं थी, वह बहुत कमजोर हो रहा था। आदित्य पास जाकर पूछता है, आप मिस्टर पी के गुप्ता हैं? उसने हाँ कहने का आदित्य अपना पूरा परिचय देता है उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही गुप्ता जी के आंखों में आंसू भर जाते हैं। आप कौन है और वह कागज क्यों मेरे नाम है? यह सब क्या मतलब है? आंसुओं से भरी आंखों से गुप्ता जी आदित्य को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर आदित्य उनके करीब बैठ जाता है। पहले तो आदित्य को बहुत देर तक ऐसे ही निहारते रहते हैं, फिर गुप्ता जी बताना शुरू करते हैं। आज
जैसे 25 साल पहले मेरी नीलू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था जो मैं उसके जैसी समझदार और गुणवान पत्नी मिली थी। देखने में बहुत अच्छी लगती थी और उसका पहनावा भी बहुत शालीन था। घर में कदम रखते ही उसने मेरे घर माँ बाप को अपना बना लिया था। सुबह से रसोई का काम हुआ या घर की साफ सफाई रखना या घर सजाना, वो सब ही काबिलियत के साथ करती थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। जो भी उसके साथ का बना खाना खाता रह जाता। उसकी जितनी भी तारीफ हो उतनी कम। घर के काम के साथ साथ सोशल वर्कर्स भी थी। उसने अपनी अलग पहचान बना रखी थी। नीलो को पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 1 साल बाद अच्छी तरह से निकल गया है। नीलू घर की माँ पिताजी की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ बहुत अपना ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखती थी। मुझे उसका सजना संवरना बहुत पसंद था। मुझे वह हमेशा सजी सवरी और अच्छी लगती थी। शादी के बाद 1 साल बाद मुझे पिता बनने की खुशखबरी मिली। इस खुशखबरी से मैं बहुत खुश था। फिर कुछ समय बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। बेटे के आने पर हम सब बहुत खुश थे, परंतु नीलू अब ज्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वह बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सब के बीच अपने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से उसे अब वह अक्षर नहीं रह गया था। वो पहले दिखता था पूरा दिन बस काम में लगी रहती थी। अपने कपड़ों पर ही ज्यादा नहीं ध्यान देती थी और ना ही ज्यादा सजती संवरती थी। मैं एक मतलबी आदमी था। उसके जिम्मेदारियों में सहारा बनने के बजाय उससे ही कमने लगा। नीलू अब घरेलू औरत बन चुकी थी। उसे देखकर मुझे अब अच्छा नहीं लगता था। उसकी सारी खूबियां मैं नजरअंदाज कर चुका था। बस मुझे उसके रूप से मतलब था जो कि उस समय कहीं खो गया था। घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद उसे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था अब वो अपने बच्चे के साथ बिताती थी। मुझे अपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। मुझे नजरअंदाज करने की वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। बल्कि जब एक बच्चा किसी माँ की गोद में आ जाता है तो वह सारी दुनिया भूलकर बस अपने बच्चे को खो जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह बाकी जिम्मेदारी फिर से निभाने लगती है। यही बात मैं समझ नहीं पाया। हमारे बीच के देखी दूरी को बढ़ाने पर पहला कदम रखा नीता ने। मैंने एक असिस्टेंट से के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया। उनमें से मैं कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन नीता ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसके खूबसूरती पहनावे ने पहली नजर मुझे पर जादू सा कर दिया था। उसे ज्यादा काबिल और मैं कैंडिडेट थी, परंतु फिर भी वह अपने छोड़कर बिना कुछ देखे मुझसे मैंने उसकी नौकरी दे दी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो हम सिर्फ काम में से मिलते या बात करते, फिर धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सबको समझते हुए भी मैं उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। मैं उसकी खूबसूरती चालाकी के जाल में फंस कर चला गया। पता ही नहीं चला वह मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती रहती थी और जैसे ही उसे मौका मिलता वह मुझ पर अपने प्यार के डोरे डालने लगती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया था। जब मैं भी हमें मौका मिलता वह हम बाहर घूमने निकल पड़ते थे। वह मेरे बहुत करीब आ गई थी। नीलू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वह अपना पहले की तरह ध्यान रखने भी लगी थी। अब नीलू फिर से सच संवर कर मेरा इंतजार करती, परंतु मैं घर से देर आता। इतने नीलू में बेटे को सुलाते सुलाते आंख लग जाती थी। इस बात का ही मैं फायदा उठाता था तो मैं देर से आकर चुपचाप लेट जाता था। नीलू के लिए मेरे मन में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और नीता के लिए आकर्षण निकालने लगा था। बात बात पर उसे ताने देने लगा था। उसे गंवार बताकर उसका अपमान करता था। उसका मेरे माता पिता के घर के प्रति समर्थन को देख मैं नहीं पाता था। नीलू एक हीरा थी, परंतु मेरी आंखों पर तो नीता का हरा चश्मा चढ़ा हुआ था। मेरे माता पिता को भी मेरा नीलू के साथ यह व्यवहार पसंद नहीं आता था। वह हम उसका विरोध करते थे तो मैं उनको भी उल्टा सीधा सुना देता था। नीलू मेरे माता पिता की बहुत सेवा करती थी। वह उन्हें अपने माता पिता के समान समझती थी, इसलिए मेरे माता पिता भी उसे बेटी समान समझते थे। इसी तरह समय गुजर रहा था। मैं और समय के साथ साथ नीता और मैं एक नजदीक आते जा रहे थे। अब नीता ने मुझे बिल्कुल अपने वश में कर लिया था। जब वह शादी को कहने लगी तो मैं घर से तो भागकर दूर हो गया था। नीता को मैं हर बात बताता था। इसी बात का वो फायदा नीता उठा रही थी। मुझे नीलू और मेरे माता पिता के खिलाफ भड़काती रहती थी। एक दिन मैंने चुपके से नीता से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगा। नीता अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसे पैसे वाला पति मिल गया था। उसने पैसे के कारण ही मुझे अपने जाल में फंसाया था।
नीता के बारे में घर वालों को पता चलने पर माँ बाप और नीलू ने मुझे बहुत समझाया, मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैं न माना। उस समय मुझे नीता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बाद में जब उन्हें पता चला कि नीता से मेरा एक बेटा भी है, तो नीता और मेरे बेटे के बारे में जानकर उन लोगों ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। मेरे माता पिता ने भी मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया था। उन्होंने अपनी बहू के साथ दिया और वे अपनी बहू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी बहू देवी समान है और हमारा बेटा नीच है। हम अपने नीच बेटे के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी देवी समान बहू के साथ रहेंगे। उनके एक देवी समान औरत के होते हुए दूसरी शादी करने का पाप किया है, उसे अब उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। और मेरे माता पिता के कहे अनुसार मेरे कर्मों का फल वक्त के साथ मेरे सामने आने लगा। नीता को घर परिवार को कोई लेना देना नहीं था और ना ही वह अब कंपनी का काम देखती थी। अगर मैं कभी उसे कुछ कह देता तो कुछ कहने पर टका सा जवाब देती। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि ऐसे आराम की जिंदगी गुजारेगी। तुम्हारी उस नीलो की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं की थी। वह तुम्हारी नौकरानी बन सकती है, मैं नहीं, और मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा मुझे कुछ कहो तो मैं झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगी। नीता की असलियत मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन अब वह मेरे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे अब उसकी के साथ रहना, अपना जीवन काटना था। मैं उसी तरह फंस चुका था। मेरी वापस लौटना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि नीता ने मुझे वापस लौटने नहीं दिया। नीता पार्टीज में जाती, देर रात घर अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती, मौज मस्ती। मैं चुपचाप सब कुछ कहता रहता था। अब मुझे अपनी प्यारी पत्नी नीलू की बहुत याद आती थी। वैसे वह मेरा घर संभालती थी, मेरे बच्चों को संभालती थी, मेरे माता पिता को संभालती थी, और मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। मैंने वह सब कुछ ना किया तो मेरा और नीता का बेटा सब बड़ा होने लगा। वह अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। नीता ने शुभ को भी बहुत बिगाड़ दिया था। वह गलत संगत में पड़ गया और नशा भी करने लगा था। एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा होता था। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैं अपने लिए नर्क चुन लिया था। नीता को भी भगवान ने उसके कर्मों की सजा दी और उसे कैंसर हो गया। कुछ साल पहले ही उसका देहांत हो गया। मेरे भी कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दी। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टर ने मुझे भी जवाब दे दिया। मैंने जो भूल की मैं उसका पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं? आदित्य ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी नलिमा यानी नीलो को तो या मैं कब का खो चुका हूँ। मेरे माफी मांगने से पहले वह इस दुनिया से चली गई। मैं अपने माफी भी ना मांग पाया। उस 4 साल के आदि को मैं अपना यानी तुम्हारा बचपन, बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। मेरे पछतावे के रूप में यह स्वीकार कर लो बेटा और अपने माता पिता को माफ कर दो। बोलते बोलते पी के गुप्ता ने अपने हाथ आदित्य के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर शायद उनकी सांसें आदित्य के इंतजार में हो अटकी हुई थी। उनसे माफी मांगकर उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया था, परंतु अपनी पत्नी और माता से माफी भी ना मांग सके। वह अपने पति पिता को अपने जीवन से पहली बार देख रहा था। उसके दादा दादी ने और माँ ने कभी उसके पिता के बारे में पता नहीं लगने दिया। अपना घर भी ऐसी जगह बना लिया था जहाँ उसका कोई परिचय न हो। अपने घर में उन्होंने उनके पिताजी की सारी यादें हटा दी थी। वो चाहते थे कि आदित्य को अब कभी किसी बात का पता न चल लगे, और हुआ भी यही। आदित्य को किसी की बात का पता नहीं था। जब कभी आदित्य अपने पिता के बारे में पूछता तो दादा दादी और माँ यही कहती कि तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके अलावा उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। वह समझ गया था कि माँ कभी भी अपने पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी। मेरे दादा दादी के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, कितना कुछ झेला मेरी माँ ने, पर अफसोस मैं अपनी माँ के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जब मैं कुछ काबिल बना तो मेरी माँ अपने सीने से इतना दर्द देकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे दादा दादी मेरी माँ को देवी कहते थे, तो वो बिल्कुल सही कहते थे कि कोई देवी इतना बड़ा त्याग कर सकती थी। माँ मैं आपको शर्त नहीं चुका पाया। वह अपने माता पिता को देखता रहा और पिता के हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। आदित्य अपने पिता को घर लेकर आता और उनका विधित अंतिम संस्कार करता है। आदित्य अपने बेटे को गोद में लेता है और उसके बहुत प्यार करता है और मन ही मन निश्चय करता है कि जो उसके पिता के साथ हुआ है
वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।